इसको देख लें, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का। तो वही हम थोड़ा कुछ भी करके इसको ना, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 12 टू अंडर रूट अगर 33 है तो उसको मैं डायरेक्टली एक ही अंडर रूट के अंदर रख के रख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो वही उसमें मैं अप्लाई करूँ। तो पहले हम क्या करते हैं, 12 को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट 3 के साथ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 36। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 12 के साथ, 2 के साथ सॉरी, तो ये हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 24। ठीक है, अब माइनस अंडर रूट 8 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 के साथ, ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 8 थ्री 24, फिर माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस 8 टू 16। अंडर रूट एक पूरा है वो अलग से है, ठीक है, ये नीचे तक है। अच्छा, अपॉन में है इसके वही 5 प्लस अंडर रूट 24। ठीक है, यहाँ से नजर आ तो क्या होगा आपको कि यार 36 जो है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो 16 है 16 है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, और जो 24 है दोनों एक प्लस का है एक माइनस का है, विच अल्टीमेटली मीन्स के इनको हम यहाँ पे कर देंगे कैंसिल। यहाँ पे बचेगा जस्ट 6 प्लस यहाँ पे बचेगा बल्कि माइनस का 6 और माइनस का 4। ठीक है, अंडर रूट 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, और ये जो चाचा अंडर रूट है सबके नीचे वो तो रहेगा, नीचे आ गया 5 प्लस अंडर रूट 24। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब ऊपर अगर देखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 2 अपॉन में ये है पूरा अंडर रूट, उसके अंदर 5 प्लस अंडर रूट 24 है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज कैसे करेंगे, मेरे पास जगह कम है, मैं जैसे बता देता हूँ कि 5 प्लस होता है तो हम कॉन्जुगेट लेते हैं, जिसको यूं कह लें कि माइनस दे देते हैं ऑपोजिट, और अंडर रूट 24 नीचे आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर लग के जो है फर्दर सॉल्व होगा, और ऊपर आपका ये रहेगा। ठीक है, तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आपको यहाँ से आगे। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये देख लें, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट डायगोनल्स आर जीरो। पहले तो इस क्वेश्चन को आप खुद समझिए, क्योंकि ड्यूरिंग द एग्जाम ना ये लोग लिखते भी हैं पेपर के ऊपर समटाइम्स कि अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ द पेपर, या कुछ ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए अंडरस्टैंड भी आप खुद करें। मैं जब तक इसको रोक देता हूँ, पहले तो ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स except at least one element in diagonal is non-zero। ठीक है, आर जीरो सो is said to be a dash। ठीक है, इसको तो पहले हम एक मैट्रिक्स में अगर कन्वर्ट करें तो फिर हमें इसकी शायद जबान समझ में आए कि ये क्या क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए ट्रांसलेटर बनते हैं और समझते हैं। एक तो ये कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये 2 बाई 2 भी हो सकता है, 3 बाई 3 भी हो सकता है। 2 बाई 2 में समटाइम्स इधर हो सकते हैं, तो मैं अज्यूम करता हूँ ये 3 बाई 3 का होगा। ठीक है, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन डायगोनल आर जीरोस। अब जीरोस बात करें ऑल एलिमेंट्स सवाए एक के जो डायगोनल में हो, यानी कि डायगोनल कौन से एलिमेंट्स है मैं बता देता हूँ, जैसे ये है और ये है। बाकी ये भी जीरो है कह रहा है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, वो कह रहा है इन तीनों में से ये जो मैंने सिंबल जस्ट लगाए हैं कोई एक नॉन जीरो है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कहीं भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 7 है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है इसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ से एक और चीज क्लियर हुई कि डायगोनल का मतलब ये नहीं होता कि ये डायगोनल में तीनों एलिमेंट्स नॉन जीरो हो। एटलीस्ट वन भी अगर नॉन जीरो है, फिर चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, एनी मेंबर इन द डायगोनल
यानी कि यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे किसी को ही आप चाहते तो भले ऐसे अज्यूम करते कि ये जीरो है, ये सेवन है, ये जीरो है, तब भी ठीक था। या ये जीरो है, ये जीरो है, यहाँ पे सेवन है। एनी एलिमेंट इन द डायगोनल, if any one of them at least minimum is non-zero, is not equal to zero, चाहे नेगेटिव सेवन होता है चाहे पॉजिटिव सेवन, then such a matrix is a diagonal matrix। ठीक है, बाकी ये कंडीशन तो ऑब्वियसली होंगी कि ये जीरो रहेंगे और ये भी। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी हो सकता था कि आपको पता है कि नल जीरो में तो नॉन जीरो होगा नहीं, तो ये वाली बात इसने लिखी थी तो नल तो चला गया, ये तो नहीं होगा। कॉलम मैट्रिक्स हो नहीं सकता क्योंकि उसने स्क्वायर बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स तो कॉलम हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉलम का मतलब ये है कि एक कॉलम है और रोज उससे ज्यादा है। ठीक है, तो कॉलम भी नहीं हो सकता, मसला इन दोनों का था। तो आइडेंटिकल में भी हमें पता है क्या होता है आइडेंटिकल में, डेफिनेशन क्या है आइडेंटिकल की? जी, थोड़ा तो आप लोग भी जागे ना। जिसमें वन हो, वन क्या हो? यस, अब ठीक है, डायगोनल वन हो। तो इसमें वन की कंडीशन तो बताई नहीं भाई, उसने तो कहा है कि कोई एक एलिमेंट है जो नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब वन नहीं होता, नॉन जीरो का मतलब होता है एनी नंबर अदर देन जीरो विच कैन बी माइनस वन, विच कैन बी माइनस सेवन, विच कैन बी 0.3। ठीक है, तो इसका मतलब आइडेंटिकल भी नहीं बनेगा, तो बच्चा डायगोनल तो डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसा करें तो कोशिश किया करें तो उस पे हमारा एलिमिनेशन मेथड ट्राई किया करें। अच्छा ये देखें, ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज, बिल्कुल ही सादा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आंसर छुपा हुआ है। इट्स वेरी गुड। जुन्ना, एमुना गुड, ईशा, ऋषि जबरदस्त। ऋषि, बड़ी सोच यार, तू बड़ी सोच। जिनके मुझे पूरी ना है लेकिन वो हम तेरे भी चला सा रही। सनाउल्ला ठीक है, गुड है। प्रांचल, गिव इट अनदर ट्राई। ठीक है, मैं ना इसको इंटरप्रेट करता हूँ, डायगोनल की जबान नहीं लिखता हूँ, तो फिर शायद और क्लियर हो जाए। कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स, पहले तो मैं एक रो मैट्रिक्स बनाऊँ। भाई रो मैट्रिक्स समथिंग लाइक दिस होगा, मेंबर कुछ भी रख लिया। चलिए मैं रख देता हूँ थ्री और टू रख देता हूँ। ठीक है, थ्री वन टू रख देता हूँ। ये एक रो मैट्रिक्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई एक रो है, कॉलम जितने भी हो नो इश्यूज, रो एक है कॉलम तीन है इसमें वैसे तो, लेकिन अगर एक रो है तो उसको रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं इसको लो, इसका लो ट्रांसपोज, अगर ये है तो ए टी क्या होगा, हमने पढ़ा था, दो कन्वर्ट हो जाएंगे कॉलम्स में, या इसका ऑपोजिट कहेंगे तो कॉलम्स कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो भी आप इसमें मेथड लगाएंगे वो हो ऐसे जाएगा कि फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करूँ तो ये थ्री वन टू हो जाएगा। तो अगर कोई रो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज दिया तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप एलिमिनेशन देखें तो जीरो मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर होता है, ये नहीं हो सकता। डायगोनल ऑलवेज स्क्वायर होता है, ये भी नहीं हो सकता। मसला कॉलम और रो में आके फंसेगा। यहाँ पे अब आपके अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो आप इसको कर देंगे। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि ट्रांसपोज ऑफ अ रो की जगह आप वर्ड लिखें कॉलम मैट्रिक्स, फिर क्या होगा? जबरदस्त, फिर रो मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ए है समथिंग लाइक दिस, ए टी बन जाएगा समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सादा सा एक क्वेश्चन है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, बिल्कुल सिंपल है, एक्स की वैल्यू जस्ट फाइंड करके बताएं। ईशा, यमुना, यमुना, ये हो गया, ऋषि को, को, बाकी 100 तो नहीं गए जो जवाब नहीं दे रहे हैं। शिका, हसीबा,
चल चले भाई। एक तो ये है इसमें, अगर मैं वही बताऊं कि एक तो शॉर्टकट तो ये है कि नंबर सारे नेचुरल है, यूं समझ कंप्लीट है, पॉइंट्स में नहीं है। तो इसमें हम एक मेथड ये भी लगा सकते हैं कि यार आप ये देखो कि उसने थ्री के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जो आंसर 9 आया। तो आपको पता चल जाएगा थ्री के साथ इसमें एक्चुअली 3 मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। इसका मतलब है आप 5 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये एक्स आ जाएगा, विच मीन 15 आंसर आएगा। ठीक है, ये जुगाड़ू मेथड है, शॉर्टकट है। लेकिन सादा सा मेथड अगर हम अप्लाई करें तो वो ये कहता है कि अगर ए रेशो बी इक्वल टू, इक्वल की जगह समटाइम 4 डॉट लगा देता है, बात एक ही है, सी रेशो डी हो, तो भाई एक्सट्रीम एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करो और जो अंदर वाले जो टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो और इक्वल कर दो, यानी कि ए डी इक्वल टू बी सी हो जाता है। फिर इन चार में से कोई एक अननोन होगा तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम रूल अगर इस पे अप्लाई करें तो 3 इंटू एक्स, तो ये 3x इक्वल टू 5 इंटू 9, तो ये 45 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 45 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आंसर इसका हो जाएगा 15। सिंपल है, इसमें टाइम नहीं लगाते ज्यादा। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है जी? नहीं आ रहा, सोचो इसमें, थोड़ा सोचो। सादा सी ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जब भी ऐसा आ जाए ना, तो एक ही रूल ऑफ थंब है, वो ये है कि अगर कोई एन प्लस अगेन अंडर रूट में एन प्लस अगेन अंडर रूट में एन प्लस यही मेथड कंटिन्यू रहेगा। एक तो सब्जेक्टिव मेथड है जब आपको कॉपी पे करना होता है, अब हम कर तो तैयारी है तो हम एमसीक्यूज की कर रहे हैं, तो वो मेथड हमारे लिए समझना लाजमी नहीं है, स्पेशली जब जब एग्जाम में 2-3 बचे हो, दिन बचे हो। ठीक है, उसमें वो ये करता है कि अज्यूम करता है इज इक्वल टू एक्स, फिर स्क्वायर करता है तो ये वाला ब्रैकेट उड़ जाता है, फिर उसको करते कराते क्वाड्रेटिक लगा के सॉल्व करता है, जो कि रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, बीच में प्लस हो, ये कंडीशन तभी एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो सिंपली आपने उसको इक्वल टू एन रख देगा। ठीक है, यानी कि अगर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, अच्छा ये भी देखें साथ में ये अंडर रूट यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इसमें और अगर ये, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, ये समथिंग एल्स है, ये तो 3 अंडर रूट एन हो जाएगा, ये समथिंग एल्स है। ये ऐसे समझ ले अम्ब्रेला के अंडर अम्ब्रेला, अंडर उसके अंडर एक और अम्ब्रेला, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे कि जो नंबर यहाँ पे चल रहा है उसको इक्वल टू उसको रखते हैं बस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, जस्ट यहाँ पे 4 प्लस 4 होता और यही अंडर रूट के चक्कर होते तो आंसर 4 हो जाता। सिंपल है सर। ठीक है, लेकिन वही मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बीच में प्लस हो इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें सेम मेथड ये चल रहा होता है और ये ऐसे आता है। क्योंकि अब कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन चलता है। ठीक है, तो वैसा भी मैंने एक क्वेश्चन रखा है आगे, वो आएगा तो उसको हम देखेंगे तब। ठीक है, रिपीट करूँ हमारी कुछ को मसलून है बाबा। गाल लिया है कि जॾहिं भी असांखे अंडर रूट में कोई क्वेश्चन मिलता है समथिंग लाइक दिस, कि अंडर रूट उसके अंदर कोई नंबर प्लस फिर अंडर रूट फिर सेम नंबर फिर प्लस अंडर रूट फिर सेम नंबर, और वो एक मेथड चल रहा है, ये डॉट डॉट का मतलब है कि यही पैटर्न चलता जाएगा। ठीक है, तो उसका शॉर्टकट मेथड यही है कि भाई जो नंबर वो रिपीट कर रहे हैं ना इक्वल टू बस वो नंबर रखो, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब मेथड क्या है वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो लेंथी मेथड है, उसकी जरूरत हमें है नहीं जब एक शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है। ठीक है सर, हम अलग अलग रूट ले सकते हैं। बेटा ना फंसे, मैं कह रहा हूँ ना, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टाइम जाया हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, वो करता ये है कि वो कहता है लेट्स अज्यूम एक्स इज इक्वल टू, ये सारा लेता है। ठीक है, फिर एक स्क्वायर लगाता है तो एक अंडर रूट उड़ जाता है, क्वाड्रेटिक लगा के फिर दोबारा से वो लगाएगा, फैक्टर्स लेके कर कर आके एंड में आपको कोई ना कोई आंसर आता है, कोई ना कोई क्या, हमेशा यही आंसर आता है कि जो अंदर नंबर एक रिपीट हो रहा है प्लस के साथ वही आंसर आता है। तो सिंपली आप वो याद कर लें, एमसीक्यूज की तैयारी है भाई।
ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, इसका थोड़ा देखें कि 0.5% रिटन एज डेसिमल इज, क्या होगा इसका? जी, दो चीजें, एक हाफ है फिर परसेंट भी लिखा हुआ है, इसका ख्याल रखिएगा। चलिए मैं इसको करवाता हूँ भाई। हाफ क्या होता है? हाफ होता है 1/, हाफ होता है 1/2। ठीक है, अगर इसका जस्ट मैं डेसिमल लूँ तो वो क्या बन जाएगा? खैर जो भी बनता है फिलहाल मैं उसको छोड़ देता हूँ, 0.5 बनेगा जो भी बने। ठीक है, मसला क्या है, कह रहे हैं 0.5%, इसका मतलब ये है कि अब वो उसको परसेंट भी लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहले तो ऐसे लिखा जाएगा 0.5%, कह रहे वो किस चीज के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको रख दें 0.5%, और 0.5% का मतलब क्या है? जी, ये जो 100 है ये डिवाइड में आएगा या मल्टीप्लाई में आएगा? डिवाइड में आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 अपॉन 100। जी, आगे भाई कैसे होगा फिर ये? आप लोग बताएं, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है मेजोरिटी ने गलत आंसर दिया, मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अगर 100 है और दो जीरोस नीचे हैं तो डेसिमल को हम कितना आगे ले जाएंगे? 5 को बल्कि डेसिमल और 5 के बीच में दो जीरोस आएंगे, शायद ऐसे ही होगा, या गलत कह रहा हूँ? हाँ वही, या फिर 10⁻⁻² कर दें। नहीं, अभी फिर गलती कर रहे हैं आप लोग, देखें। 5 × 10⁻², और 0.5 × 10⁻², ये दो अलग चीजें, दो अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा ख्याल रखें। अब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि इसका आंसर क्या बनेगा, सी या डी? और ये कितने डेसिमल और 5 के बीच में जीरोस कितने आएंगे, एक आएगा या दो आएंगे? दो आएंगे ना, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 0.005, तो आंसर सी होगा। ठीक है, आप लोगों ने शायद गलती में या तो ऊपर 5 ले लिया या नीचे 10 कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, जिसकी वजह से आप लोग नीचे चले गए एकदम से। ठीक है, तो थोड़ा ख्याल करें। ठीक है, समटाइम बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन हमें ट्रिकी लग रहे होते हैं और हम उसमें मार खा जाते हैं। ठीक है, अच्छा उसके साथ मैं ये भी क्लियर कर दूं, 5 × 10⁻⁻5 का मतलब क्या होता है? 2 से। भाई -2 का मतलब होता है, अगर अभी डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे है, तो डेसिमल को पीछे ले जाओ दो नंबर, विच मीन्स कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो आता है और यहाँ पे जीरो पॉइंट लग जाता है। यू के लिए 5 × 10⁻⁻2 बराबर किस चीज के बाद? 0.05 के ऊपर। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी अगर एक नंबर है 0.5 × 10⁻², तो फिर क्या होगा? जी, अब डेसिमल यहाँ पे है, पहले 5 की बात था, तो ये एक यहाँ पे आएगा, -2 है तो दो नंबर यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे पॉइंट आएगा, विच मीन्स एक एक्स्ट्रा जीरो आएगा, या यू के लिए 0.005 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है हमारा 5 × 10⁻², में और 0.5 × 10⁻² में। ठीक है, यस, पीछे जाएंगे। नेगेटिव में पॉजिटिव होता है तो आगे ले जाते हैं, चलें ये भी साथ साथ क्लियर हो रहा है तो कर ही देता हूँ मैं, कि लेट से 5 × 10⁻³ का अगर आपसे पूछे, उसका मतलब क्या है? सिर्फ ये है कि 5 है, उसके बाद तीन जीरो लगा दो, अगर वो ऊपर 3 का पावर है तो एक ट्रेस बस। ठीक है, वैसे अगर बच्चों की जबान में कहा जाए तो भाई 10⁻³ 1000 होता है, और 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 हो जाएगा। जैसे आसान लगे कर लो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम जा रहा है हमारा। अच्छा, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 4%,
If its present population is इतना, then after 2 years what will be its population? जी इसको देखें पहले तो ये कह रहा है the population of a town increases every year by 4%. ठीक है, कांस्टेंट एक रेट है जिससे वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं कि ये है एप्लीकेशन परसेंटेज का, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये पॉपुलेशन का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, um, let's look at the mark. अच्छा, अब पॉपुलेशन उसने हमें नहीं बताई एग्जैक्ट, सॉरी बताई तो है, सॉरी। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 50,000, 4% हर साल बढ़ रही है और वो 2 साल बढ़ेगी। एक तो ये है कि आप फार्मूला लगा रहे हैं, दूसरा ये कि हम लेमैन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, वो ये मेथड है कि भाई पहले 5,000 है प्रेजेंट एज कह रहा हूँ, प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो इस साल के एंड में कितनी होगी जी? यानी कि यूँ समझ लें एक साल बाद कितनी होगी, तो आप कहेंगे 50,000 प्लस 4% ऑफ 50,000। ये प्लस क्यों किया? क्योंकि वो कह रहे हैं हर साल बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4% ऑफ 50,000। ये सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक साल बाद का रिजल्ट आपको मिल जाएगा, जो कि बनेगा 50,000 तो सेम रहेगा। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 4% ऑफ 50,000 का 4 भी है, कितना आ रहा है? 2,000। 2,000 ठीक हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 52,000। तो अगर वो हमसे पूछता आफ्टर 1 ईयर कितना है, तो वो हो जाता 52,000। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, इस पे थोड़ा ख्याल कीजिएगा, अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। फिर मैं इसके अगले पार्ट पे आता हूँ। ठीक है, मुझे एक चीज याद आ गई, वो मैं भूल ना जाऊँ। ये क्वेश्चन के जो है ना, यहाँ पे गौर क्या करें। समटाइम्स कहता है देन आफ्टर 2 इयर्स इट विल बी, समटाइम्स कहता है एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, अगर वो कहे एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर या वो कहे आफ्टर 2 इयर्स, तो इन दोनों का मतलब एक ही है कि आपने करना 2 साल का बाद, 2 साल के बाद का है बस। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ 3 ईयर का मतलब ये नहीं है कि हम 3 इयर्स का भी ले, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ 3 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो एट द स्टार्ट ऑफ 3 ईयर भी कह रहा है तो आपने जस्ट 2 साल बढ़ानी है, क्योंकि थर्ड साल के स्टार्ट में 2 साल के एंड वाली तो पॉपुलेशन होगी ना। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो ये थोड़ा ख्याल कीजिएगा। खैर, भाई एक साल के बाद उसकी पॉपुलेशन थी 52,000। अब अगले साल कितनी होगी? तो अगले साल 4%। अब मैं किस नंबर का लूंगा, 50,000 का लूंगा कि 52,000 का लूंगा? और मेरी प्रेजेंट पॉपुलेशन अब सेकंड ईयर में क्या हो जाएगी? 52,000 के 50,000? 52,000। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट ही है ना, प्लस अब 4% भी इसका ही लेना पड़ेगा। ठीक है, 4% ऑफ 52,000 क्या आ रहा है? 52,000 का 400, 4% से 2,080। ठीक है, अगर 2,080 ये आ रहा है, 52 ये है हजार, तो ये हो जाएगा 54,080। उसी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अच्छा इसके लिखने का एक और मेथड भी है, वो ये है कि भाई 50,000 आप रखते हैं डायरेक्टली, फिर 1 प्लस 0, बल्कि 0 भी ना लगाए, 1 प्लस 4% रखें, बात वही बन जाती है। ठीक है, इसको अगर आप खोलें तो ये वही हो जाएगा कि 50,000, अगर मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाऊं, एंड बीच में आएगा प्लस, फिर आएगा 4% मल्टीप्लाई बाय 5,000, एक ही बात है। ठीक है, इस पे कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? चले अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे होता देन एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर क्या पॉपुलेशन होगी इसकी, भले इन ऑप्शन को इग्नोर कर दें, तो फिर क्या आंसर बनता? मैं रिपीट कर देता हूँ कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 4%। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 50,000, देन एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर इट विल बी, कितना होगा? जुमना गुड, सनाउल्ला गुड, जी दो चार और बच्चे दें जल्दी से आंसर। तिशा गुड, माधवी गुड, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए। ठीक है, वही बात जो मैं समझा रहा था, एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर का मतलब ये है कि सेकंड ईयर के एंड तक बता दें। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन इनमें हम गलती कर जाते हैं कभी कभी, तो इन पे थोड़ा ख्याल कीजिए। अब ये देखें, अच्छा ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको क्लिक करें, थोड़ा ट्राई करें। भाई, increases to 2.5% annually
but it decreases by 0.5% every year due to migration. ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो अगर आप देखें कह रहे हैं 2%, 2.5% इंक्रीज तो होता है, लेकिन डिक्रीज भी होता है 0.5% ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, ड्यू टू माइग्रेशन। ठीक है, लेट्स से वो किसी विलेज की पॉपुलेशन है और वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रही है, तो लोग शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। ड्यू टू दैट रीजन 0.5% पॉपुलेशन कम हो रही है, लेकिन क्योंकि बच्चे पैदा हो रहे हैं भाई, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और वे भी कुछ लोग शायद आ भी रहे हैं उस टाउन में, ओवरऑल 2.5% इंक्रीज हुई है। ठीक है, लेकिन अगर हम सम इंक्रीज देखें कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, कि कुछ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो वो ये है कि 2% ओवरऑल बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को मैं वैसे अगर फ्रेम करता तो वो ये हो जाता कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 2%, सिंपल एज दैट। ठीक है, जिसको इसने थोड़ा हमें कंफ्यूज करने के लिए कहा कि 2.5% बढ़ रहा है, लेकिन 0.5% कम हो रहा है। यहाँ तक तो हो गया क्लियर। उसके बाद कहता है व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन 2 years। ठीक है, अच्छा 2% तो हमें पता चल गया इंक्रीज हो रहा है। अब क्या फार्मूला लगाते हैं हम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के लिए? प्रीवियस ईयर कुछ ऐसा करके कुछ याद आ रहा है? न्यू ईयर प्रीवियस ईयर, या फिर न्यू वैल्यू पिछला वैल्यू, कुछ ऐसा करके बताएं क्या है फिर वो। याद आ रहा है तो बता देना। बहुत ही अच्छा युमना, ये भी आप ठीक कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअल जो आप लिख रहे हो ना सनाउल्ला, इसको असल में हम कहते हैं प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस माइनस ऐसे समझ ले, न्यू डिवाइडेड बाय अगेन प्रीवियस। ठीक है, अच्छा, न्यू ओल्ड पता नहीं क्या क्या आप लोग लिखे हो सारे। ठीक है, जो भी आपको सही लग रहा है उसको आप फॉलो करें। दूसरा ये है कि इसमें आप ये भी लगा सकते हैं कि हम अज्यूम करें, पॉपुलेशन क्योंकि गिवन है नहीं, तो आप अज्यूम कर लें लेट्स से कि उस टाउन की पॉपुलेशन है 100 लोग। ठीक है, तो अगर आप कह लें कि 2% ऑफ 100 पीपल कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अगर इसको मैं कहूँ एक साल बाद कितनी चेंज होगी पॉपुलेशन में, तो कितनी हो जाएगी 2% ऑफ 100, तो वो हो जाएगा 2, तो विच मीन्स 102 सेकेंड ईयर, या यूं कह लें कि फर्स्ट ईयर के एंड पे पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में थी 100, फिर 102 हो गई। अब ये फर्स्ट ईयर के एंड पे है। ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड में क्या होगा, अब 102 का लें 2%, जो क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है करके देखें जल्दी से। 104.4 होगा, 2.4 होगा हाँ वैसे देखा जाए तो, लेकिन उसको अगर मैं ओवरऑल ऐड कर दूं तो वो हो जाएगा 104.04, 04 नहीं 4 होगा जैसे। ठीक है, अब यहां से मुझे असल में मेरा क्वेश्चन मिल गया कि बेस ईयर मेरा ये है, चेंज मेरा ये है।